स्टूडेंट, आज हम लैब परफॉर्म करेंगे EC2 की। हाँ, तो हमने पहले भी सीखा था कि EC2 हम बनाते हैं किस तरह। आज हम मजीद उसके ऊपर थोड़ा सा जो एडिशन बातें हैं उसके ऊपर वो कर लेंगे। तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर जाना है आपने। इसके लिए जो अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे पास, आपको अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे लैब मिल जाएगी, आपको जो पोर्टल साइन किया गया आप उसके ऊपर लैब परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना पोर्टल बनाने की, अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे कर दें या यहाँ पे कर दें। तो ये सारे स्टेप हम वन बाय वन परफॉर्म करेंगे, हमारा एक EC2 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इसको नेम देते हैं। तो ये मेरा क्या है, मैं इसको कह देता हूँ माई VM में। ये आप कोई भी नेम दे सकते हैं इस सर्वर को। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है, आपने AMI चूज करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज करना होता है कि आपने बताना होता है मैं जो EC2 बना रहा हूँ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं ब्राउज AMI पे। जो डिफ़ॉल्ट होता है इसका वो Amazon लिनक्स होता है। Amazon वालों का अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्जन आपको यहाँ मिल जाएंगे, विंडो मिल जाएगा, उबंटू मिल जाएगा। आपने कोई भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था चार ऑप्शन होते हैं आपके पास, क्विक स्टार्ट, माई AMI, मार्केट प्लेस और कम्युनिटी AMI। कम्युनिटी AMI AWS को रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से बाय करें। हम मार्केट प्लेस ले सकते हैं या क्विक स्टार्ट से ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है ना यहाँ पे पेड भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम वो नहीं यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेलेक्ट कर लेना है इसको। तो यहाँ पे देखें वो मेरे पास आ चुका है। अब बाकी चीज़ें आपने इसके लिए चूज़ करनी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम अपना EC2 बना रहे हैं तो उसको हम इंस्टेंस टाइप भी देंगे। इंस्टेंस टाइप के अंदर वर्चुअल CPU और रैम डिफाइन करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है ना हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे T2 माइक्रो यूज़ कर रहे हैं। तो फ्री टी है, मैं यही यूज़ करूँगा T2 माइक्रो। आप हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद की पर ज़रूर आपने जनरेट करना होता है। अगर आपने एट द क्रिएशन ऑफ EC2 इंस्टेंस आपने इसको जनरेट नहीं किया, इसको डाउनलोड नहीं किया की पेयर को, तो फिर आपको आप इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इसका एसेस नहीं ले सकेंगे, ठीक है, या इसका RDP नहीं ले सकेंगे। तो इसको जनरेट करना होता है। मेरे पास पहले से क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे यही यूज़ करूँगा। मेरे पास की पड़ी हुई है मेरे होस्ट के ऊपर, मेरे सिस्टम के ऊपर। नेटवर्क सेटिंग के अंदर मैं इसको डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, इसको मैं एडिट नहीं कर रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना मैं ज़रा इसको जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना इसका, मैं सिक्योरिटी ग्रुप इसका नहीं लगाता, ठीक है। मैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगाता, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। मैं यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप रूल ऐड नहीं कर रहा। 8 GB रैम इसको स्टोरेज मिल रही है, GP3 वॉल्यूम मिल रहा है इसको, रूट वॉल्यूम है जो मेरा C ड्राइव है। तो बाकी चीज़ें ऐसे रहने दें। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने अपने सर्वर को एक्सेस करना है रिमोटली, ठीक है। मुझे अपने सर्वर को एक्सेस करना है रिमोटली, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद इसका पब्लिक IP कॉपी कर लें। और मेरे पास एक, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपको कोई थर्ड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। मेरे पास यहाँ पे पुटी के नाम से एक सॉफ्टवेयर, मैं इसी को यूज़ करूँगा। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं, आपके पास लिनक्स चल रहा है, तो आप उसको CLI से एक्सेस कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन को। तो मेरा पुटी आ गया है। तो मैंने जो पब्लिक IP कॉपी किया है अपने सर्वर का, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, SSH ऑथ पे क्लिक करूंगा, और जो मेरे पास प्राइवेट की मैंने डाउनलोड की थी या मेरे पास जो पहले से बनी हुई थी, मैं उसी को यहाँ पे अपलोड करूंगा। ओपन करता हूँ तो ये मुझे एक्सेस नहीं देगा। ये देखिए मुझे नहीं दे रहा। कोई बता सकता है मुझे एक्सेस क्यों नहीं दे रहा ये। मेरा सर्वर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, पोर्ट 22 पे एक्सेस कर रहा हूँ, इसका मैं SSH ले रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं एक्सेस कर रहा, या मुझे अलाउ क्यों नहीं सर कर रहा। आपने सिक्योरिटी कोई यूज नहीं किया था।
हाँ, क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, मैंने इसके ऊपर कोई फायरवॉल रूल ऐड नहीं किया, तो मुझे इसके ऊपर फायरवॉल रूल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप कोई सर्वर बनाते हो, जिस तरह हमने पढ़ा ना कि हम ऑब्जेक्ट, जो हमारी S3 बकेट होती है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जो हम ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, अगर उसके ऊपर हम कोई पॉलिसी नहीं लगाते, प्राइवेट होता है। इसी तरह जब हम अपना कोई सर्वर बनाते हैं, कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और उसके ऊपर हम कोई भी रूल ऐड नहीं करते, विदाउट सिक्योरिटी ग्रुप उसको बनाते हैं, तो वो तमाम इनबाउंड रूल्स को जो है ना वो क्या करता है, डिनाई कर देता है, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक को डिनाई कर देता है। कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी पोर्ट के ऊपर। लेकिन आउटबाउंड रूल होता है, वो अलाउ होता है ऑल के लिए, कि हम इंटरनेट पे जा सकते हैं, लेकिन कोई जो ना हमारे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा सकता। ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल ऐड करना पड़ेगा किसी को एक्सेस देने के लिए, चाहे हमने खुद ही एक्सेस करना है अपने सर्वर को, तो उसको यहाँ पे कोई ना कोई फायरवॉल रूल ऐड करना पड़ेगा। तो टाइप के अंदर हम इसको, क्योंकि हमने पोर्ट 20 इसका एसएस लेना है हमने, तो एसएस जो होता है उसकी जो डिफॉल्ट होती है पोर्ट, वो होती है 22। तो आप यहाँ पे 22 लिख देंगे तो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे कि मैं यहाँ पे एसएस ले रहा हूँ, तो वो पोर्ट बाय डिफॉल्ट ले लेगा। फिर हमारे पास आता है सोर्स। सोर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कौन एक्सेस कर सकता है, तो एनीवेयर कर देता हूँ, कि मतलब कोई भी पर्सन वो इसको एक्सेस कर सकता है पोर्ट 22 के ऊपर, जिसके पास भी इसके क्रेडेंशियल्स हैं। ठीक है। और वो भी जिसके पास प्राइवेट आईपी होगी उसको एक्सेस कर पाएगा, इसलिए हम जो प्राइवेट आईपी होती है वो एक तरह के हमारे सीक्रेट्स होते हैं, हम किसी के साथ उसको शेयर नहीं करते। तो मैं इसको सेव रूल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा एक रूल ऐड हो चुका है यहाँ पे। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पब्लिक आईपी, SSH ऑथ, यहाँ पे प्राइवेट की अपलोड करता हूँ। तो ये देखिए मैंने उसको एक्सेस कर लिया है। ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन एज, इसका यूजर नेम होता है, तो यूजर नेम होता है, वो मैंने कल बताया था किस तरह देख सकते हैं आप यूजर नेम। EC2 - यूजर है इसका यूजर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे ऑथेंटिकेट कर दिया उसने। अब मैं यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यम अपडेट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकता हूँ, यम इंस्टॉल कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये मेरा एक वर्चुअल सर्वर है। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस सर्वर को जो है ना, हम्म, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सर्वर के ऊपर कुछ इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ याम इंस्टॉल Apache 2 -y। याम इंस्टॉल, यहाँ पे आएगा HTTPD आएगा -y। ठीक है, तो मैंने जो है ना उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद सर्विस HTTPD स्टेटस, अगर आपने उसका स्टेटस चेक करना हो कि क्या स्टेटस है उसका, तो आप यहाँ उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि मैंने जो वेब सर्वर इंस्टॉल किया उसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस उसका जो है ना वो बता रहा है इनएक्टिव है, डेड है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा पहले। तो एक्टिव करने के लिए जहाँ पे आपने स्टेटस लिखा है यहाँ पे स्टार्ट लिख दें। ये इनएक्टिव हो गया, पता नहीं क्यों। हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना आप इसको न्यू सेशन कर लें, या डुप्लीकेट सेशन कर लें, या रीस्टार्ट सेशन कर लें, तो आप यहाँ पे जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट कर दो भाई से। तो मैं दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। हाँ, दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, मेरे पास अगर है तो ये है सर्विस HTTP। तो वो स्टार्ट हो चुका है।
अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करूँ तो आप मुझे बताएंगे भाई आप स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव है। ठीक है, तो अब आपको वो एक्टिव शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने देखना हो कि वाकई एक्टिव है कि हमारा वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं यहाँ पे जाके अपने सर्वर का पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ। मैं अपने सर्वर का पब्लिक आईपी कॉपी करूंगा और न्यू टैब में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अपने सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं दे रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं क्यों नहीं दे रहा? फिर क्या मसला हो सकता है? इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही मसला हो सकता है। ठीक है, कि हमने वहाँ पे पोर्ट इनेबल नहीं की, क्योंकि अब हम इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से पोर्ट आएगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे उसकी पोर्ट अलग से इनेबल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम यहाँ पे जो ना जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे जो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है एच टी टी पी। तो यहाँ पे हमें एच टी टी पी इनेबल करना पड़ेगा पहले। ये देखिए एच टी टी पी पोर्ट 80 इनेबल करनी पड़ेगी। कस्टम एनीवेयर कर दे, सेव रूल पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो अब मुझे ये देखें इट वर्क्स। ठीक है, मतलब मैंने जो इंस्टॉल किया था उसके अंदर वेब सर्वर वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करना है, इसका जो डिफॉल्ट पेज होता है, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सी डी वॉर www HTML एल एस करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, यहाँ मैं कोई फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से कोई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डेवोप्स क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मुझे वही मैसेज शो होगा, दिस इज माई डेवोप्स क्लास। तो इसका मतलब है कि मेरा जो सर्वर है वो काम कर रहा है। ठीक है, उसके रूल्स भी मैंने सही ऐड कर दिए हैं, सारा कुछ मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इस तरह जो ना आप यहाँ पे कोई वेबसाइट इसको बना सकते हो, इसके ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो, वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस अपने सर्वर को डिलीट कर देता हूँ। इंस्टेंस स्टेट पे जाएं और यहाँ पे देखें स्टॉप रीबूट भी कर सकते हैं आप, इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ टर्मिनेट। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका वॉल्यूम देखें यहाँ पे, जो मेरे सर्वर के साथ वॉल्यूम अटैच है ना, वो ये है, 8 GB वॉल्यूम इसका अटैच हुआ है स्टोरेज। अगर मैं अपने सर्वर को डिलीट करूंगा ना, टर्मिनेट करूंगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये देख क्यों कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। इसने मुझे जो ना टाइम आउट दे दिया, मैं इसको बंद करता हूँ। या वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा इसका। मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा अभी जो है ना मेरे पास ये था मेरे पास लिनक्स सर्वर। अगर मुझे विंडो सर्वर यहाँ बनाना है, कोई वर्चुअल मशीन बनानी है जिसके अंदर मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, उसका भी सेम यही स्टेप है, सिर्फ आपने ए एम आई चूज चेंज करनी होती है। ठीक है भाई, सिर्फ आपने क्या करना होता है, ए एम आई चेंज करनी होती है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें प्लीज़। यस यस सर। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको नेम देता हूँ विंडो वीएम। तो यहाँ हम अपना कोई सर्वर क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से।
इसको नाम देता हूँ विंडो वीएम। जो डिफ़ॉल्ट चूज़ होता है यहाँ पे अमेजोन लिनक्स ही होता है। मुझे ये नहीं लेना, मैं इसको विंडो वाला लेना चाहता हूँ, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज मोर एमआईज। तो आपको क्विक स्टार्ट के अंदर से मिल जाएंगे, कोई फ्री वर्जन मिल जाएगा इसका। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये देखें विंडो, ये भी है आपके पास, फ्री वर्जन है आपके पास, 2022 बेस इमेज है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है आपके पास, 2019 है आपके पास। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2016 है, 2016 22 विद एसक्यूएल, डिफरेंट चीज़ें आपके पास यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं कोई सिंपल सा वर्जन ले लेता हूँ विंडो का, ये ले लेते हैं, ये फ्री भी है, और इसी को ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लें इसे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है चेंज होने के लिए, तो इसलिए जब भी आप इसको चूज करें तो थोड़ा सा जो ना टाइम लेता है ये। जो अब मैं इंस्टेंस टाइप लूंगा, थोड़ा सा मैं जो ना वो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाला ले लेता हूँ, मीडियम वाला ले लेता हूँ, ताकि हमें तंग ना करे बाद में। और अब जो की पेयर मैं यहाँ पे लूंगा ना, की पेयर आपको यहाँ पे दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। तो की पेयर मैं ले लेता हूँ विंडो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसी ये की पेयर में आर एस से और ये जो की पेयर टाइप्स हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो इसके आगे डिसेबल हुई हुई। ये जो ना इसकी ये होती हैं चीज़ें, ये स्पेसिफाई करती हैं कि ये सिक्योर है, ये नहीं है, या आपका पासवर्ड इंक्रिप्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती। जिस तरह हमारे पास होती है ना सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये उसी की टाइप्स होती हैं। बट जो ठीक मोस्टली है। यूज़ करते हैं वो हम ये वाला यूज़ करते हैं, आरएसए वाला। ठीक ठीक है, है। ये इनक्रिप्टेड यहाँ पे जो होती है वो हमारे पास इनक्रिप्टेड होती हैं। यहाँ ओके। पे देखिए वो बता भी रहा है कि आपके पास ये भी इनक्रिप्ट होती है, लेकिन ये विंडो को सपोर्ट नहीं करती ये की। ठीक सही है, है। तो कीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये उसकी टाइप होती है, आरएसए और ED 25519। और लेट सपोज हमने ये की क्रिएट कर ली, डाउनलोड भी कर ली अपने पास, हम्म। लेकिन वो हमसे डिलीट हो गई है, तो फिर उस केस में बस वो इंस्टेंस ज़ाया हो गया, या दोबारा की हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं? नहीं, दोबारा आप कोई और की उसका लिंक नहीं कर सकते। अगर डिलीट हो गई आपके पास, तो फिर आपको दोबारा से सर्वर जो ना उसको एक्सेस करने के लिए दोबारा से बनाना पड़ेगा फिर। तो कीज जो है ना बहुत संभाल के रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल होते हैं हमारे पास, और ये हम शेयर भी नहीं करते किसी से। ओ, और यहाँ पे जो मुझे आप इसको लेना है, वो मुझे डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है, क्योंकि मैंने इसका विंडोज सर्वर है मेरा, तो उसके लिए मैं डॉट पी एम पैम यूज़ करूँगा। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे लोकेशन मांगेगा डाउनलोड होने के लिए। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको कर लेता हूँ। नेटवर्क सेटिंग ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने लिनक्स सर्वर यूज़ किया था ना, तो मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट 22 इनेबल कर दी थी उसने। ठीक है, अब मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, तो वहाँ पे उसने RDP, क्योंकि इसका होता है पोर्ट नंबर, तो जिसकी होती है प्रोटोकॉल होता है, ये यूज़ करता है RDP, तो उसने उसको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे RDP को इनेबल कर रहा हूँ। ये आरडीपी क्या होता है? RDP जो ना एक प्रोटोकॉल होता है कि हमने अगर अपने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है ये चीज़, कि अगर हम अपने विंडोज सर्वर को एक्सेस करना है, उसको हमने RDP लेना है, उसको रिमोटली एक्सेस करना है, तो उसके लिए फिर हम RDP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। जिस तरह और अभी हमने SSH लिया था। ठीक है, कि अगर उसका हमने, आइडिया है, वो तो हम कमांड लाइन की तरह हाँ, एक्सेस कमांड लाइन की करेंगे। तरफ। अब ये विंडो वाले को हम इसको भी कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करेंगे, या ये हमारी विंडो की तरह इंटरफेस होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हमें GUI मिलेगा ना यहाँ पे हमें। ठीक। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, GUI इंटरफेस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम RDP का यूज़ करेंगे। ओके। तो एक और चीज़ याद रखनी है, जब हम लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज मिल रही थी ना, वो 30 मिल रही थी। यहाँ पे हमें 8 मिल रही थी, 8 GB। यहाँ पे हमें 30 मिल रही है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है?
ये यूजर इंटरफेस है ना, तो इसको ज्यादा चाहिए होती है, ऑब्वियसली इसलिए यहाँ मैंने पे जो अभी यूजर ओएस ओएस की इंटरफेस है। वजह से सर। ये विंडो है, तो विंडो जो है वो ज़्यादा स्टोरेज रहता है, तो इसलिए जो ना यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट 30 दे दी है। तो हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको जो है ना वो 50 60 कर देता हूँ, 40 कर देते हैं इसको। ठीक है। और ये GP2 क्या है? GP2 होता है, इसकी परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करता है। SSD STD आपको, जिस तरह ये लैपटॉप के साथ ड्राइव लगती है ना, SSD इसी तरह आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि आपको कौन सी चाहिए, SSD चाहिए, SSD चाहिए। और SSD के अंदर भी हमारे पास फिर चार ऑप्शन आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है GP3, GP2, IO1, IO2। जो GP होता है उसका मतलब होता है जनरल पर्पस, कि आपकी SSD होगी, ये होगी SSD एज ए हाई स्पीड काम करेगी, लेकिन जनरल पर्पस होगी। अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप IO1 IO2 यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट। और ये हमारी पेमेंट पे इफेक्ट करेगा या नहीं? ओब्वियसली, अगर आप IO1 अच्छा। यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर आप SSD में कोई SSD लेंगे तो थोड़ा कॉस्ट, जिस तरह हम लैपटॉप के अंदर SSD लगवाएं तो ऑब्वियसली वो महंगी आएगी। अगर हम कोई हार्ड ड्राइव लगवा लें उसके पास, तो वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी हमें। सेम यहाँ काम है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें ना इनेबल कर देता हूँ। मैं जाता हूँ एडवांस डिटेल के अंदर। एडवांस डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे जो है ना, अगर आपको सपोर्ट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि मुझे सपोर्ट इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड चाहिए तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखें, टर्मिनेट, इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है। और स्टॉप जो है ना, इसको भी इनेबल कर देता हूँ। आप यहाँ पे शटडाउन को भी कर सकते हैं, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल कर रहा हूँ, और यहाँ मैं स्टॉप प्रोटेक्शन इनेबल कर रहा हूँ। कि अगर कोई भी पर्सन या मैं खुद इसको टर्मिनेट करूँ या स्टॉप करूँ, तो उसको टर्मिनेट या स्टॉप नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, जब तक मैं इसको डिसेबल नहीं करूंगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको इनेबल कर सकते हैं। जिस तरह हमने लिनक्स को टर्मिनेट किया था ना, उसने वन क्लिक पे टर्मिनेट कर दिया था, ये नहीं करेगा। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एडवांस में जाता हूँ वॉल्यूम के अंदर, और यहाँ पे जो है ना, ये जो है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, इसको मैं नो कर देता हूँ। इसका मतलब है जैसे मैं अपने सर्वर को टर्मिनेट करूंगा, तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो डिलीट ना हो, वो मेरे पास पड़ा रहे। ठीक है। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसी वॉल्यूम में जब हम इंस्टेंस स्टोरेज लेंगे फॉर एग्जांपल, वैसे तो नॉर्मल यही वॉल्यूम यूज होता है, तो वो इंस्टेंस स्टोरेज के लिए क्या ऑप्शन होगा जो इंस्टेंट स्टोर के टेम्पररी लिए, होता है? हाँ, जी जी। इंस्टेंट स्टोर के लिए भी आपको वॉल्यूम ही मिलेगा, लेकिन हम्म। उसमें ये होगा कि ये ABS बैक स्टोर है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जी जी। इंस्टेंट स्टोर लेंगे तो उसके अंदर फिर वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। वहाँ पे अगर आप फिर अपने सर्वर को स्टॉप नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्टॉप करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका सारा डाटा वो इरेज हो सर जाएगा। ऑप्शन इधर ही आएगा जिधर अभी हाँ, आप वो भी थे? इधर ही आता है, वो भी इधर ही आपको आता है। ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपने पब्लिक आईपी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पुराना वाला हमारा टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आपने इसका जो पब्लिक आईपी है ना कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है। और यूजर नेम नॉट स्पेसिफाइड, उसको हम आगे जाके देख लेते हैं क्या यूजर नेम है उसका। ये कहाँ से आया है, ये जो वार्निंग पॉपअप सा आया है जिधर ये आपने वाला, आईपी डाली है? ये वैसे तो आपके हम पास वो ये आपके ब्राउजर पास में ही होता है। डालते हैं ना। ये जो ना आपके सिस्टम के अंदर ही होगा। ये ठीक है। अगर दोबारा दिखा दें कि ये कैसे, क्योंकि हम वैसे तो आईपी उठाते हैं ब्राउजर में डालते हैं। यहाँ पे ये भी एक जो ना वो होता है हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये वो चीज़ होता है। ठीक। ठीक है, तो आप इसी का यूज़ करते हैं, या आपके पास सिस्टम के अंदर होगा, आप उसको सर्च करेंगे ना, यहाँ पे सर्च बार पे जाके तो आ जाएगा। ओके।
तो भाइयों, अब मुझे लेना है इसका पासवर्ड मांग ले रहा है, और वो चीज़ देखनी है मुझे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा कनेक्ट पे को क्लिक करूँगा। अगर आपके पास नहीं है आरडीपी क्लाइंट, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके ना आरडीपी क्लाइंट पे आएंगे, और यहाँ पे आपको आरडीपी फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। यूजर नेम है इसका एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यूजर नेम मैं यहाँ से पेस्ट कर कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे पासवर्ड चाहिए इसका, तो पासवर्ड कैसे मिलेगा। पासवर्ड के लिए अगर हम लिनक्स यूज कर रहा था, उसके अंदर हमें की को अपलोड करना पड़ता था। यहाँ पे क्या होगा, गेट पासवर्ड क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है कि आपने जो प्राइवेट की डाउनलोड की थी ना इसकी, उसको यहाँ पे अपलोड करें। तो यहाँ पे देखें, अपलोड प्राइवेट की फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा उस फाइल को। विंडो की ओपन करता हूँ, और एक्चुअली हमारा जो पासवर्ड होता है ना, वो इनक्रिप्ट होता है, तो हमें उसको डिक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं जैसे इसको की को अपलोड करके डिक्रिप्ट करूंगा, तो वो मेरे पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड भी आ गया। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ एज अ पासवर्ड यहाँ पे। ओके करता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अगर आपने लिनक्स सर्वर को एक्सेस करना है या विंडो को एक्सेस करना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो। ठीक है, बाकी यार लेकिन और बाकी उसका ग्राफिकल इंटरफेस होता है, बस ये चीज़ डिफरेंट होती हैं, बाकी सेम होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे जो है ना, मेरा एक विंडो सर्वर रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग होने में, तो बाकी ये जो ना बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जो ना आई थिंक पे थोड़ा चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, तो ये जो है ना फिर बन जाएगा। अच्छा, ये जो आपने अभी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे जो है ना, ये देखें, मैंने जब लिनक्स सर्वर बनाया था ना, तो उसका जो वॉल्यूम पड़ा हुआ था मेरे पास, वो डिलीट हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो वॉल्यूम होने चाहिए थे, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही शो होगा, जो मेरा विंडो सर्वर है उसी का शो होगा मुझे। ठीक है, ठीक है। 40 GB शो कर रहा है, जो 8 GB वाला वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं अपने सर्वर को डिलीट करता हूँ ना, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ विंडो सर्वर के ऊपर, मैं इसको डिलीट कर टर्मिनेट करता हूँ, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ। कोई मुझे बता सकता है टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा सर्वर मेरा। क्योंकि हमने इसको डिसेबल किया था ना। बिल्कुल, ये देखा क्या रहा है, फेल टू टर्मिनेट। इसी तरह मैं इसको स्टॉप भी करूंगा ना, तो ये मुझे स्टॉप भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो ना डिफरेंट प्रोटेक्शंस लगाई हुई हैं, कि कोई भी इसको स्टॉप ना कर पाए। तो आप इसको लगा सकते हैं, फ्री होते हैं, इसका कॉस्ट नहीं होती। ये ऑप्शंस होते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। कोई भी मेरे, अगर आप डिफरेंट यूजर आपके अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि कोई भी मेरे सर्वर को स्टॉप ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करता हूँ, इंस्टेंस स्टेट एक्शन में जाके, और मुझे इंस्टेंस सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके यहाँ पे देखिए चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ मेरे पास जो ना वो इनेबल है, देखिए मैं इसको डिसेबल करूंगा, सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, तो मुझे ये कोई एरर नहीं देगा। अभी भी मुझे जो है ना वो प्रोटेक्शन दे रहा है कि आप इसको
अभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन में जाके इंस्टेंस सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका जो स्टॉप प्रोटेक्शन है, मुझे इसको भी डिसेबल करना पड़ेगा यहाँ से। मैंने सेव कर दिया इसको। मेरे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और स्टॉप वाला दोनों मुझे डिसेबल हो गई हैं। अब मैं इसको इजीली टर्मिनेट कर सकता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्टेंस स्टेट पे जाके इसको टर्मिनेट कर दें या स्टॉप कर दें। अब आपको वायरर नहीं देगा। तो यहाँ चीज़ मैंने आपको एक और दिखानी है कि जैसे मैं इसको टर्मिनेट करूंगा ना, इस अपने सर्वर को, तो इसका जो वॉल्यूम मेरे पास पड़ा होगा वो डिलीट नहीं होगा। मैं देखा शट डाउन हो गया ये मेरे पास। होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने लिनक्स सर्वर को टर्मिनेट किया था, तो उसके टर्मिनेट होते ही मेरा जो वॉल्यूम था ना, उसका उसके साथ वॉल्यूम अटैच था, रूट वॉल्यूम, वो भी टर्मिनेट हो गया था, जो 8 GB तक 8 GB का था, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है। तो क्योंकि हमने वहाँ पे एक पॉलिसी लगाई हुई थी स्टोरेज के अंदर, डिलीट टर्मिनेशन, के जैसे ही मेरा सर्वर टर्मिनेट हो, मेरा वॉल्यूम वो है वो डीटैच रहे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेशक आप अगर अपने सर्वर को डिलीट भी कर देते हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि मुझे अब बिल नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी। किसकी कॉस्ट पड़ेगी? जो आप वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो। ये भी तो रिसोर्स है ना AWS का, ये वॉल्यूम आप उनकी स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, अपने पास रखी हुई है, आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो आपको फिर इसकी भी कॉस्ट पड़ेगी। तो सिर्फ वॉल्यूम अपने सर्वर को डिलीट करने से आपकी कॉस्ट रुक नहीं जाती, उसके साथ अगर कोई रिसोर्सिस अटैच हो और आपने उसको डिलीट नहीं किया, वो आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट आपको आती रहती है। तो इसको फिर आपको अलग से जाके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। और सर एक इसको, बात बताएं। जी। अब जैसे ये इंस्टेंस है, ये डिलीट हमने नहीं किया, तो जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें स्टोरेज टाइप्स के अंदर कि स्टोरेज के अंदर अभी पड़ा हुआ है, और अगर लेट्स से हम भूल जाते हैं, ये यूं ही पड़ा रहता है, कॉस्ट पहले नॉमिनल कॉस्ट लग रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, AWS इसको उठा के जो है वो डीप आर्काइव में कहीं डाल रहे हैं कि ये तो हमारा फ्रीक्वेंट यूजर यूज ही नहीं हो रहा, तो फिर हम्म। इसकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी। नहीं, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये वो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना, स्टोरेज क्लासेस, वो सिर्फ उस पे आती हैं S3 के अंदर। अगर हम S3 स्टोरेज यूज कर रहे हैं, वो अलग सर्विस है। हाँ। जो ये वॉल्यूम है ना, यहाँ पे कोई स्टोरेज क्लास एप्लीकेबल नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ये पड़ा रहेगा तो आपको फिर कॉस्ट आती रहेगी, थोड़ी बहुत डॉलर्स में, 1-2 डॉलर आती रहेगी। आप जितने रिसोर्सेज यूज, अच्छा, वो मैटर करता है एस कितने जीबी एस यूज। थ्री के अंदर था, अमेजोन स्टैंडर्ड वगैरह जो हाँ, वो सही। अलग स्टोरेज है S3। डिफरेंस, या वो हम डिफरेंस आगे जाके वैसे पढ़ेंगे, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन याद रखना है कि जो S3 होती है वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। वहाँ पे S3 को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, वो हो रहा होता है HTTP प्रोटोकॉल, को उसको हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ये जो ओके ओके। वॉल्यूम होता है ना, ये एज अ हार्ड ड्राइव काम करता है, जिस तरह हमारे लैपटॉप के साथ हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये उसकी तरह काम करता है। तो आप उसको डीटैच भी कर सकते हो, अटैच भी कर सकते हो, सेम इसी के साथ भी कर सकते हो। आप उसको अटैच भी कर सकते हो, डीटैच भी कर सकते हो, किसी दूसरे के साथ भी अटैच कर सकते हो डीटैच करके। तो ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है हमारे पास।